का साथियों, आपके सामने कक्षा 12th रसायन विज्ञान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है और इसी प्रकार का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है वो प्राप्त होगी। पेपर आपके एग्जाम में 56 अंक का आएगा, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और जब आपके सामने पेपर आएगा तो इस प्रकार के कुछ निर्देश है वो लिखे हुए मिलेंगे, तो इस निर्देशों को आप विशेष ध्यान से पढ़ें। परीक्षार्थियाँ सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। जो आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा उस पर आपको कोष्टक में एक डब्बा बना हुआ मिलेगा, जिसमें आपको आपके रोल नंबर अंकित करने। इसके अलावा सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी प्रश्न है वो सभी आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी का उत्तर एक साथ लिखें। जैसे बहुत बार क्वेश्चनों में एक ही प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन अंदर होते तो हम उनका आंसर अलग अलग लिखते, तो वो गलत है कि सभी प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी का उत्तर एक साथ लिखे। अगला पॉइंट, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर्भाष या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को ही सही माने। इसके साथ हम मॉडल पेपर आपके सामने लिख कर आता हूँ, जो क्वेश्चन रसायन विज्ञान कक्षा 12th का ये मॉडल पेपर और इसी प्रकार का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस पेपर में से कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 1, इसके अंदर 9 क्वेश्चन होंगे और 1 अंक का तो 9। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नांकित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? तो आप सभी जानते हो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालक तत्व। तो चालक तत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से, और इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/R। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालक तत्व। यहाँ हम प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के साथ उसकी पूर्णतः व्याख्या करेंगे, जिससे आप उसको अच्छी तरीके से याद कर सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अध आयुकाल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम कोटि का अध आयुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है T½ = 0.693/K। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये क्या आता है? ये अध आयुकाल। इसका मतलब K का मतलब वेग स्थिरांक। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अध आयुकाल निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा वेग स्थिरांक पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो सीधी बात है कि अगर अभिक्रिया का वेग, यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उस अभिक्रिया की कौन सी कोटि होगी? वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? भर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन सी विधि से करते हैं? इसका आंसर कमेंट्स में बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता लिखें। देखो शब्द को पकड़ना, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल मैं समझाऊँ। यहाँ पे एक बात हमें, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल। अब हम बात करें हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO2। अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो P डबल बॉन्ड OH, एक इधर जोड़ दिया, एक H इधर। क्षारकता का मतलब यहाँ पर OH कितना? 1। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्विदंतुक लिगेंड है। तो आप सभी जानते हो कि अपने सिलेबस में 2 द्विदंतुक लिगेंड है, एक तो EN एथिलीन डायमीन और दूसरा OX2- ऑक्सलेटो। इस ऑक्सलेटो का फॉर्मूला क्या होता है? C2O4 2-। इसका मतलब द्विदंतुक लिगेंड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2O4 2-। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि जिसमें OH समूह की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब देखो आप इन सभी को स्ट्रक्चर देखोगे तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आप सभी जानते हो आइसोप्रोपिल एल्कोहल की संरचना कैसी होती है, CH3 CH CH3OH, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इसमें OH कितना, एक, तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल का IUPAC नाम आप कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से। जब तक आप इसका नाम IUPAC नाम जब तक कमेंट्स में नहीं बताएंगे, हम भी इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अगला, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, आगे प्रोपियोनिक अम्ल और ब्यूटाइरिक अम्ल। तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल पे, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता में, एल्किल मतलब आर समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता में क्या आती है, कमी आती है, सीधी सी बात है। तो इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा आपका, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो निम्न में से सर्वाधिक अम्ल कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, वेलिन, ग्लूटेमिन, एस्पेराजिन। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, 10 होते हैं। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, वेलिन। और आप सभी ने ये पढ़ा होगा टीवी मिल पथ। तो ये सब कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो, टीवी मिल पथ कौन से अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अगर अभी तक आपने इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे बोर्ड एग्जाम संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी प्रकार की सूचनाएं हैं वो समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। इस प्रकार से ये 9 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो वो हमने हल कर ली। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपसे 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो सदैव रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए के रूप में मिलेगा। इसके अंदर आपको कुल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण सतह पर HI का ऊष्मीय वियोजन कोटि की अभिक्रिया। देखो स्वर्ण सतह, तो यहाँ सोने की सतह ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। तो एक बात क्लियर कर लेना कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी कोटि की होती है, शून्य कोटि की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि। अगला, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग जानते होंगे आप, पढ़ा होगा, लैब के अंदर देखा होगा। तो बताओ कमेंट्स में कि फॉर्मेलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गाटरमान अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में, गाटरमान अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में हम कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं। गाटरमान अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में Cu अर्थात किसका, कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं। अगला है, स्वाद में मीठे नहीं होते उन्हें असरक्राई कहते हैं। जो सीधी सी बात है, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते और असरक्राई कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे सेल्यूलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। आप कंफर्म मान लेना, बोर्ड एग्जाम के अंदर या तो प्रथम कोटि या शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, K1 बराबर 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R होता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हम क्या लिखते हैं, K1 बराबर 2.303 बटे में T log R0 अपॉन R।
ये हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय पृथक्करण विधि का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के नामांकित चित्र भी आएंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र वो आपकी स्क्रीन पे, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर लें। काफ़ी बार बच्चों को देखने पर आया कि जो चित्र है उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, और जब एग्जाम में बनाना होता है उनको चित्र, तो वो उचित प्रकार से अच्छा और सुंदर चित्र नहीं बना पाते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन, हाबर, जिसको आप हेबर बोलते हो, एक ही बात है। हेबर या हाबर प्रक्रम के अनुसार अमोनिया उत्पादन के प्रवाह चित्र बनाइए। ये आपके पी ब्लॉक वाले चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर नंबर जो 7 है आपका, इसका भी नामांकित चित्र आपकी स्क्रीन पे है। 1-2 बार इस चित्र को बनाकर प्रैक्टिस करना, ऐसे देखने से आपको याद नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ओजोन के साथ अभिक्रिया की आपको क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण। तो जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या होता है, NO। क्रिया किससे करवा रहे, ओजोन से, तो O3। तो ये जब ओजोन से क्रिया करता है तो इसको क्या बनता है, NO2 प्लस O2। तो NO एक प्रदूषक के रूप में होता है जो ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, जो ओजोन गैस के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो ये रिएक्शन याद कर लेना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ओजोन के साथ रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण। तो NO प्लस O3 से क्या बन जाएगा, NO2 प्लस O2 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और यहाँ समझना H2S2O7। क्या लिखा है, H2S2O7 को हम क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। और ओलियम का जब जल अपघटन करते हो तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद का नाम। तो उत्पाद आपको प्राप्त क्या होता है, एथेन। लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, उत्पाद क्या प्राप्त होता है आपको, एथेन। रिएक्शन समझाता हूँ। एथेनॉल देखो, CH3CH2OH हो गया। इसको क्या किया, सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो यहाँ से OH और एक H इस कार्बन से जाएगा, तो जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और शेष बचता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ उत्पाद क्या बनता है आपका, एथेन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखे। तो यहाँ पे याद करना है कि जब फिनोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तब पिक्रिक अम्ल बनता है। इसका रासायनिक सूत्र इस प्रकार से लेंगे, OH, ये बेंजीन वाले, NO2 इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम भी लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नांकित को अम्लता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नांकित को अम्लता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से आप एक बात समझें कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल और द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल को हम अम्लता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप सभी जानते हो कि तीनों एल्कोहल है तो उसमें प्राथमिक एल्कोहल होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। पहली बात तो आरोही क्रम का मतलब समझना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग लिखा हुआ बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक होता है प्राथमिक, उससे कम होता है द्वितीयक और सबसे कम होता है तृतीयक। तो आरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे कम। तो 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल की अम्लता सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा 2 डिग्री की होगी, और सबसे अधिक किसकी होगी, 1 डिग्री की होगी। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, यहाँ आ जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और यहाँ पर लिख दोगे प्राथमिक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 8 अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे गए। इन सभी का आंसर मैंने बता दिया है और इनको आप अच्छे तरीके से याद करना। और अब इसके बाद बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो खंड ब है, और क्वेश्चन नंबर 4 वो आपकी स्क्रीन के सामने कि सरल घनीय
जालक में संकुलन क्षमता को परिकलित कीजिए। तो सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4% होती है। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर इसको परिकलित करना है। तो इसका जो मेरी ऑनलाइन क्लास का एक स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। क्लास 12 की जितने भी अपने चैप्टर है उन सभी को MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर डिटेल से करवा दिया गया है। तो आपको जिस चैप्टर में परेशानी है वो MK बूस्टर पर जाके प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर FCC जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एक एक कोष्ठिका कोर की लंबाई 359.6 pm पिकोमीटर है। कॉपर के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणु द्रव्यमान 63.54 U है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको एक एक कोष्ठिका का क्या ज्ञात करना है? घनत्व ज्ञात करना है। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर Z इंटू कैपिटल M A³ इंटू NA। अब देखो यहाँ से मैं मान बता रहा हूँ, Z का मतलब होता है परमाणु की संख्या, Z का मतलब परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या। तो आप सभी जानते हो FCC में परमाणु की कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। M उसका द्रव्यमान, तो उसका परमाणु द्रव्यमान M का मान कितना आ गया? 63.54। इसके बाद दिया गया A का मतलब कोर की लंबाई। कोर की लंबाई दी है कि 359.6 पिकोमीटर। ध्यान रखना इस पिकोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -12 हो जाएगी। तो ये कोर की लंबाई और क्यूब, और Na का मतलब होता है अवगाद्रो संख्या। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इन सभी का मान रख के आप उस एक एक कोष्ठिका के घनत्व को ज्ञात कर सकते हो। और इसी का ये जो सवाल है वो अपनी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल लिया गया है, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। केवल वहाँ पर जो अंक है, जो मैंने यहाँ पर मैंने गोले बनाए हैं, उनके मान को परिवर्तित किया गया। बाकी एज इट इज सवाल इसी प्रकार से होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलते हैं कि 4.6 ग्राम एथेनॉल के 500 ग्राम जल के विलयन की मोलता की गणना कीजिए। अब ये सवाल हम तभी हल कर पाएंगे जब हमें मोलता आए। मैं पहले कह रहा हूँ कि विशेष ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर आंकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते, ज़्यादा टफ नहीं आते। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप उसको इजीली कर पाओगे। सबसे पहले मोलता को हम स्मॉल m से लिखते हैं। ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि विलय का भार, तो विलय के भार को मैं लिख रहा हूँ WB से, विलय का मोलर द्रव्यमान MB से, और विलायक का भार A प्लस ग्राम में लिया तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। अब देखो विलय का भार कितना दिया है? 4.6 लिख दिया, ऊपर कितना आ जाएगा? 1000। अब देखो विलय का मोलर द्रव्यमान MB, तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 46। और 500 ग्राम जल में तो विलायक का भार कितना होगा? 500 ग्राम। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें तो देखो सीधी सी बात है कि ये बिंदु उठाओगे तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा? 10। अब देखो इसको काटा तो कितना आया? 2, ये हो गया 1, तो इसका मतलब हो गया 2/10। अब 2 में 10 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट्स करके बता दो कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने हल करवा दिया। बस ये लास्ट की एक स्टेप है वो आपके लिए छोड़िए, जिससे थोड़ा सा आप भी एक्टिव रहे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दे, जिससे वो भी इस MK बूस्टर की इस ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने। तो कम से कम एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में आपके 2 से 3 अंक के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को हल करते हैं। एक विद्युत अनपघट्य के 2.00 ग्राम को 200 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में 0.20 केल्विन की कमी हो जाती है। जल का हिमांक अवनमन स्थिरांक 1.86 केल्विन
किलोग्राम मोल इनवर्स है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है और आपको हिमांक अवनमन दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है M2 बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 और बट्टे में हम लिख लेते हैं डेल्टा TF इंटू WA। अब देखो ये आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो KF है इसका मतलब होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो इसका हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना आ जाएगा 1.86। W का मतलब विलायक का भार कितना दिया आपको सवाल में 200 ग्राम, सॉरी WB है, W2 का मतलब देखो विलेय के लिए है तो या तो W2 लगा देते हैं या WB लिख देते हैं। तो विलेय का भार कितना दिया आपको 2 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 ग्राम और 1000 आ जाएगा। बट्टे की बात करें तो डेल्टा TF का मतलब हिमांक में कमी, तो हिमांक में कमी कितनी है 0.20 केल्विन, तो यहाँ जाएगा 0.20। मल्टीप्लाई करें आगे, इसके बाद W1 कितना दिया आपको 200 दिया है। अब सीधी बात है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब बाकी पूरे सवाल को आपको कैलकुलेट करना है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि देखो इसको यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया तो एक बिंदु से एक बिंदु यहाँ 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि इतना बताने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए छोड़ते हैं कि जिससे आप भी मन लगा के पढ़ाई करें और किसी प्रकार की केमिस्ट्री में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर दें, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण परिकलित कीजिए। तो जो मैग्नीज है वो 2+ के रूप में है, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √N+2 होता है। और मैग्नीज जो Mn2+ है, अगर इसमें आप एगमित इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास से निकालोगे तो एगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 5 आएगी, तो N का मान कितना आएगा 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 + 2। और इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.92 बोर मैग्नीट्यूड। तो Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण प्रकटित करना है तो कितना आ जाएगा 5.92 बोर मैग्नीट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतरकाशीय यौगिक के 3 भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षण, ये चैप्टर नंबर 8D व A ब्लॉक से पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने, जिससे थोड़ा सा जो हल पेपर का वो जल्दी हो जाए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्टार्ड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो इट्टार्ड अभिक्रिया के अंदर हम सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है और ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप जो स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ उनको आप भी इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पूरे मॉडल पेपर को अपनी नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फर्म मान के चलना बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हेल फोलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें। पहली बात क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन के रूप में Cl2 या Br2 हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ इसका। जैसे अल्फा हाइड्रोजन युक्त है तो मैंने क्या किया यहाँ पे RCH, इसके एक हाइड्रोजन को मैं नीचे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये H हो गया। अब
रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होगी। अब हेलोजन से क्रिया करवानी है तो मैंने यहाँ क्रिया करवा दी X2 से, तो एक हेलोजन और एक X यहाँ से बाहर चला जाएगा, दूसरा हेलोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो RCH तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिल अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा गया है। स्रोत के आधार पर तीनों बहुलकों के नाम और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। देखो पहले हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलो इसको तो हम नीचे भी हल कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको स्रोत के आधार पर तीनों प्रकार के बहुलक, तो पहला बहुलक कौन सा होता है? प्राकृतिक बहुलक, नंबर 1 प्राकृतिक बहुलक। दूसरा बहुलक आता है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक और तीसरा बहुलक आपका आएगा संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण की बात, एक एक उदाहरण पूछा है तो आप उदाहरण के रूप में क्या ले सकते हो? स्टार्च है, आपका सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन। इसके बाद हम बात करें किसकी? अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या लिख रहे हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है एक तो सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट जिसको हम रेओन भी बोलते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो सेल्यूलोज नाइट्रेट। संश्लेषित बहुलक इस चैप्टर में जितने भी पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा है नायलॉन 6, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? संश्लेषित बहुलक के। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं नायलॉन, और इसमें भी एक दूसरा लेते हैं नायलॉन 6। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों के एकलक का नाम बताइए। केवल एकलक इकाई का नाम पूछा है तो नायलॉन 6 जो बहुलक है इसकी एकलक इकाई का नाम होता है कैप्रोलेक्टम। नायलॉन 6 नहीं पूछा, नायलॉन 6 की पूछा है। नायलॉन 6 की एकलक इकाई क्या होती है? कैप्रोलेक्टम। दूसरा टेफ्लॉन की एकलक इकाई क्या होती है? टेट्रा फ्लोरोएथिन। टेफ्लॉन की एकलक इकाई क्या होती है? टेट्राफ्लोरोएथिन। और नियोप्रीन की जो एकलक इकाई होती है वो होती है क्लोरोप्रीन। तो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए कि प्रत्येक बहुलक की एकलक इकाई क्या क्या होती है। तो नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम, टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरोएथिन और नियोप्रीन क्लोरोप्रीन होती है। अब देखो यहाँ पर हमें सबकी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए। जैसे हम बात करें क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर क्या कैसे होती है कि CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो होता है आपका क्या होता है? क्लोरोप्रीन। इसके बाद टेट्राफ्लोरोएथिन की बात करें तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, और कैप्रोलेक्टम की स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ NH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 ये स्ट्रक्चर किसके होती है? कैप्रोलेक्टम की। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन एग्जाम में आता तो हमें बना के आने, क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल इसके लिखने से काम ना चलेगा, प्लस हम काम को ही ऐसा करके आए कि कोई भी टीचर अपना 1 नंबर भी नहीं काट सके। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला है संश्लेषित अपमार्जक के तीनों वर्गों में नाम लिखते हुए प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो अगर इसको हम समझे तो संश्लेषित अपमार्जक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका ऋणायनी अपमार्जक, दूसरा होता है धनायनी अपमार्जक और तीसरा अपमार्जक होता है अनायनिक अपमार्जक। तो ऋणायनिक अपमार्जक के अगर एग्जाम्पल हमें एक लिखना चाहें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सोडियम लोराइल सल्फेट। क्या नाम होता है? सोडियम लोराइल सल्फेट। तो ऋणायनिक अपमार्जक का एग्जाम्पल क्या लिख लिया? सोडियम लोराइल सल्फेट। अब बात करते हैं धनायनिक अपमार्जक, तो सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। और लास्ट आपका आता है अनायनिक। जो अनायनिक अपमार्जक होता है वो स्टीयरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन अम्ल से बनता है। तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है,
पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। तो अनायनिक अम्ल स्टेरिक अम्ल तरफ पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने कि डेटोल के दो अवयवों के, देखो डेटोल में दो अवयव से मिलकर बना होता है, एक तो होता है क्लोरोजाइलिनोल, दूसरा होता है टर्पेनिओल। तो डेटोल के दो अवयवों के नाम बताने हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे? क्लोरोजाइलिनोल, एक तो गया क्लोरोजाइलिनोल और दूसरा होता है टर्पेनिओल। तो डेटोल के दो अवयव क्लोरोजाइलिनोल और दूसरा टर्पेनिओल। इसके बाद है सेक्रिन का रासायनिक नाम पूछा है, तो सेक्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड। सेक्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड होता है। तो इस प्रकार से ये आपके 12 क्वेश्चन थे, लघुरात्मक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का था। तो कुल मिला के कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे? 18। तो एग्जाम में कुल 12 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। तो फटाफट लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निकाय Mg2+/Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे? तो बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहां से आप इसको पढ़ के समझ के इसको याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल क्या होता है? सिंपल सी बात है कि डेनियल सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, जिसमें एनोड के रूप में जिंक होता है और कैथोड के रूप में कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड को काम में लिया जाता है। इसका किसे कहते हैं और इसका नामांकित आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, वहां से आप इसको नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, देखो एक बात होता है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होंगे, वो एग्जाम में कुल कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे, और कौन कौन से चैप्टर से आएंगे वो भी बता दूं। एक 30वें चैप्टर से आएगा, एक 9वें चैप्टर से आएगा और एक 13वें चैप्टर से आएगा। कौन से? एक 30वें चैप्टर से, एक 9वें से और एक 13वें चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित संकुलों का IUPAC नाम लिखें। तो इनका हमें क्या देना? IUPAC नाम देना है। तो देखो कि ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, देखो ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। तो कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले देखो कि एक एमीन है और एक एक्वा है, तो कैसे नाम आएगा यहाँ पे कि ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा, और धनात्मक संकुल है तो क्रोमियम हो जाएगा। और इसका जब आप ऑक्सीजन अणु निकालोगे तो +3 आएगा, तो थर्ड, और पूरा का नाम एक साथ होना चाहिए, तो ट्राईएमीन, ट्राईएक्वा क्रोमियम, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोराइड। अगला इसका नाम लिखना है। देखो पहले इस लिगेंड को पहचान करो, ये क्या है? एथिलीन डायमंड द्विधातुक लिगेंड है। कितने हैं? 3। कितने? 3। अब जो द्विधातुक लिगेंड होता है और उनके नाम में डाई ट्राई आता है, तो उनके नाम क्या क्या लगाते हैं? 3 है तो 30 हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? 30। लिगेंड का नाम कोष्टक में, तो लिगेंड का नाम कोष्टक में क्या हो जाएगा? एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीजन अणु क्या है यहाँ पे? थर्ड, और लास्ट में SO4 है, तो क्या लिख देंगे इसके लिए? सल्फेट। तो जो इसका नाम है ट्रिप्स, एथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट, सल्फेट। लास्ट वाला निकिल क्लोराइड है, और ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट लिगेंड है। ट्राइफेनिल फॉस्फेट लिगेंड है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे कि देखो Cl है, तो Cl को मतलब क्लोरिडो बोलते हैं। कितने क्लोरिडो? 2, तो नाम में क्या आ जाए इसका? डाई क्लोरिडो। और इसके ट्राइफेनिल है, ट्राई शब्द आ तो नाम क्या क्या लगा दिया? 20। अब कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पे ट्राईफेनिल फॉस्फिन, और Na को निकल बोलते हैं, तो निकल, और ऑक्सीजन अणु इसका क्या है? सेकंड।
तो बिल्कुल आपको इस अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इनके नामकरण मैंने आपको लिख दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा होता है, NO2। अब सीधी बात है, हमें क्या करना है, इस नाइट्रोबेंजीन से हमें क्या करना है, एनिलीन बनाना, अर्थात इसको NH2 में कन्वर्ट करना है। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित करना, तो सीधी सी बात है इसका अपचयन कर दो। तो अपचयन करने के लिए या तो हम ले सकते हैं H2 साथ में प्लेटिनम धातु, और ये एथेनेल में होती है, तो इसके द्वारा, या आप इसके स्थान पर जो अपचयन करते हैं उसके स्थान पर SN प्लस HCl भी ले सकते हो, या Fe प्लस HCl भी ले सकते हो। तो जब इनकी सहायता से अपचयन करोगे तो जो NO2 है वो NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण लीजिए कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है। एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, इसका मतलब एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन वाले के ऊपर NH2 एक लोन पेयर होता है यहाँ पर, और ये अमोनिया NH3। इन दोनों में अधिक क्षारीय कौन होता है, अमोनिया, और ये कम क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि जो फेनिल समूह होता है वो -I प्रभाव दर्शाता है, पहला तो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है। दूसरा, इसका जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण एनिलीन से इस लोन पेयर का त्याग है वो आसानी से नहीं होता। इस कारण से एनिलीन कम क्षारीय होता है और अमोनिया अधिक क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से नोट कर सकते हो। इसके बाद ये तो थे आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में, जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा, और दूसरा चैप्टर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा। तो ये 2 बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं इनके सामने, इनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निबंधात्मक क्वेश्चन की एक विशेष बात ये रहेगी कि वहाँ पर आपको अथवा वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो प्लस पॉइंट होगा कि दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण बताइए। तो रासायनिक अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। तो रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण पूछे, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, वहाँ से आप इसको नोट कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिशोषण के 4 अनुप्रयोग। आपकी किताब में अधिशोषण के काफ़ी उपयोग दिए गए, उनमें से आपको केवल कितना पूछा, अगला 4। तो ये चारों आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, वहाँ से आप इनको नोट कर लें। इसके अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें तो अथवा वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि द्रव विरोधी सोल व द्रव स्नेही सोल में 4 अंतर लिखने। तो इस दोनों में अंतर, द्रव स्नेही सोल और द्रव विरोधी सोल का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप इन आंसर को अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला इमल्सन या पायस के 4 उपयोग लिखने। इमल्सन या पायस के 4 उपयोग लिखने, ये भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर लोगे और अच्छे तरीके से इनको याद करोगे। अगला लास्ट क्वेश्चन, तो आज के पेपर का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर लिखें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंफर्म मानना या तो ये अंतर वाला क्वेश्चन या SN1 या SN2 में से एक अभिक्रिया आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगी। इसका अंतर मेरी क्लास का एक स्क्रीनशॉट है, वो आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से काफ़ी अंतर दिए गए, उनमें से 4 अंतर आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन समझना कि हेलो एल्केन के क्वथनांक, हेलो एल्केन के जो क्वथनांक होते हैं, क्या लिखा हमने, हेलो एल्केन के जो क्वथनांक है वो लगभग समान दर वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होते हैं। क्यों? देखो हेलो एल्केन में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन जो बंद होता है, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होने के कारण, तो हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हेलोजन पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण इस बंध की प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय हो जाती है। बंध की प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय। तो ये याद कि हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनमें प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। तो आप इसका आंसर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको कि यहाँ में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि
हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, हेलो एल्केन की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इसमें प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण हेलो एल्केन का क्वथनांक लगभग समान दर वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होता है। अब इसके अथवे वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण, देखो बेंजीन वाले पर जो क्लोरीन जुड़ा होता है, हैलोजन जुड़ा होता है, वो ऑर्थो या पैरानिर्देशीय होता है। तो इससे आपका ऑर्थो व पैरानिर्देशीय उत्पाद बनेगा। तो हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण की जो क्रिया विधि है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो समीकरण है, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। इनको आप ढंग से समझें और अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि इस पेपर में से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके बाद अगर अब आगे हम बात करें कि DDT का सूत्र और इसका IUPAC नाम लिखे, तो इसके स्ट्रक्चर में काफ़ी बच्चों की परेशानी होती है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ 2 कार्बन बनाइए। देखो इस कार्बन से 3 Cl, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl जुड़ गए, और इस कार्बन से एक तो जोड़ दिया मैंने बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले के साथ जोड़ दिया Cl। सेम कंडीशन ऊपर, एक बेंजीन वाले हम ऊपर जोड़ देंगे, ये Cl यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा H। इसको हम बोलते हैं DDT। अब बात करें इसका IUPAC नाम, तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल, पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। बिल्कुल याद कर लेना, पीडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। तो इस प्रकार से हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है उसके सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया गया है। प्लस अगर आपको केमिस्ट्री का जो ब्लूप्रिंट अगर नहीं समझ में आया तो उसका भी मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, जिससे आप ये समझ पाओगे कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और एमके बूस्टर पर आपको प्रत्येक चैप्टर की ऑनलाइन क्लासें मिल जाएगी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।